Today we study about cloud computing. First, we discuss the definition of cloud computing, then evolution of cloud computing, then cloud character, issue in cloud computing, elasticity in cloud, and on-demand provisioning. डेफिनेशन जब हम डेफिनेशन क्लाउड कंप्यूटिंग का बोलते हैं तो वो ये है कि हमारे पास रिसोर्स रिमोटली अवेलेबल है और वो जो रिसोर्स रिमोटली अवेलेबल है उसे हम इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं एक्सेस होता है वो रिसोर्स तो हम उसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स ये we access a resource which are available remotely via the internet. We access the resource via the internet and the resource are available remotely. इसे यदि डेफिनेशन टर्म्स में बोले तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेस थ्रू अ क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म वाया द इंटरनेट विथ पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल मीन्स हम आईटी रिसोर्स जो रिमोटली अवेलेबल है या आईटी रिसोर्स जो अवेलेबल है उसे हम इंटरनेट के थ्रू यदि यूटिलाइज में ले लाते हैं तो हम उसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं और यहाँ पे जो प्राइसिंग मॉडल यूज होती है वो पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल है मतलब जितने सर्विस यूटिलाइज हुआ उतने ही सर्विस का हमें पेमेंट देना है यहाँ पे आईटी रिसोर्स टर्म्स यूज हुआ है आईटी रिसोर्स मतलब डेटाबेस स्टोरेज एप्लीकेशन कंप्यूट पावर ये हमारा आईटी रिसोर्स है एग्जाम्पल क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जाम्पल हमारे पास है जीमेल नेटफ्लिक्स एफबी ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास है अब हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग को हम तीन फेज में डिवीजन लिए हैं फर्स्ट है आइडिया फेज फिर प्री क्लाउड फेज और फिर क्लाउड फेज तो आइडिया फेज जो है वो 1960 से प्री 99 के बीच का ड्यूरेशन है और इस आइडिया फेज में हमारे पास कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया और मेन फ्रेम सिस्टम आया टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आया फिर आप हमारे पास ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया तो आइडिया फेज हमारे जो स्टार्ट हुआ है वो 1960 से स्टार्ट हुआ और 1999 के बीच का ड्यूरेशन इस फेज के अंदर में आता है मतलब प्री इंटरनेट बबल एरा जो इंटरनेट बबल हुआ था 1999 के ड्यूरेशन में तो 1960 से इंटरनेट बबल एरा तक जो फेज है उसे आइडिया फेज बोलते हैं प्री क्लाउड फेज प्री क्लाउड फेज अपने पास आया 1999 टू 2006 1999 टू 2006 में अपने पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहा जैसे सेल्स फोर्स अमेजोन का AWS माइक्रोसॉफ्ट का एजूरे ये सब डेवलपमेंट इन सभी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ बीटा वर्जन में ये सब अवेलेबल होना स्टार्ट हुआ था तो इसे हम बोलते हैं प्री क्लाउड फेज फिर हमारे पास आता है क्लाउड फेज मतलब 2007 टू दिस टाइम मीन्स हमारे पास क्लाउड सर्विस का अपना क्लासिफिकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के रूप में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के रूप में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप में और ये जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस मॉडल्स है क्लाउड कंप्यूटिंग का ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट सर्विस के रूप में यूटिलाइज होती है ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के अनुसार प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या इंफ्रा एज ए सर्विस
परचेज करते हैं सर्विस प्रोवाइडर से अपने नीड के अनुसार। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विस लेते हैं, प्लेटफॉर्म चाहिए तो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सर्विस। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो या प्लेटफॉर्म हो या एप्लीकेशन हो, ये सभी हमें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सर्विस प्रोवाइडर से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन है, वो सभी परचेज करते हैं और अपने जितनी यूटिलाइजेशन होती है उस अनुसार उसका पेमेंट होता है। तो क्लाउड फेज जो हुआ वो 2007 से स्टार्ट हुआ और ये अभी तक जा रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग तो हम 3 फेज में बांटे, 1962, 1999, प्री 1999। जो हमारा आइडिया फेज था, प्री क्लाउड फेज हमने लिया 1999 टू 2006, और क्लाउड फेज हमने लिया आफ्टर 2007 एरा। 1960 टू 1999 में हमारे पास कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट आया, वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट आया। 1999 के बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ, जैसे सेल्सफोर्स, AWS, अजूरे। और 2006 के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे क्लाउड सर्विस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और ऑन डिमांड डिलीवरी, पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल के कारण फेमस हुआ। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विस लेना चाहते हैं या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो हार्डवेयर्स या सॉफ्टवेयर अपने ऑर्गेनाइजेशन में परचेज करने के स्थान पे रिस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और वहाँ से रिलेटेड सर्विस परचेज करते हैं। तो ये इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग था। अब हम आते हैं क्लाउड कैरेक्टर। क्लाउड कैरेक्टर का मतलब अपने पास है ये कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो 5 इसेंशियल कैरेक्टर है, जिसमें फर्स्ट है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब ये है कि हमारे पास जो क्लाउड सर्विस अवेलेबल है उसे ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं है। मतलब यदि हमें क्लाउड सर्विस चाहिए तो हमने क्लाउड सर्विस परचेज किया सर्विस प्रोवाइडर से। अब जो सर्विस हमने लिया है उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी, उसकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर अपने एंड पे जो हम सर्विस लिए हैं उसका मेंटेनेंस करता है। मतलब ये कि जब भी हम सर्विस लेते हैं तो हमें सर्वर के बारे में नहीं सोचना है, हमें स्टोरेज के बारे में नहीं सोचना है, डेटा लॉस होनी है इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर की है। तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब ये है कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस देयर इज नो नीड ऑफ एनी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन इन यूजर इंड। यूजर themselves not worry about how servers are running, how users data are stored, where the service actually registered. User are not need to worry about these things. These all things are managed by service provider. सेकेंड है अपने पास ब्रॉड नेटवर्क एसेस। ब्रॉड नेटवर्क एसेस का मतलब है कि हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो ग्लोबली अवेलेबल है। हमारे पास सिर्फ इंटरनेट चाहिए, और यदि हमारे पास इंटरनेट है तो ये चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या अनदर सिस्टम्स हो, यदि इंटरनेट है तो हम क्लाउड सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट हो तो हम क्लाउड सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। है मतलब ये कि हेट्रोजिनी इंटरनेट हो तो हम हेट्रोजीनियस डिवाइस पे ये क्लाउड सर्विस इजी वे में यूटिलाइज होता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस।
means we use cloud service through internet anywhere in the world, any platform where internet and browsers are available. फिर है रैपिड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अभी बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एजाइल इन्वायरमेंट है। एजाइल इन्वायरमेंट मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड है, वो टाइम टू टाइम इंक्रीज हो जाती है। और फिर पॉसिबल है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स या नंबर ऑफ़ यूजर्स लेस यदि होता है तो हमारी नीड भी लेस हो जाती है। मतलब ये यदि हमारी नीड इंक्रीज होती है तो हमें नंबर ऑफ़ सर्विस रिसोर्स भी बढ़ाना होता है। और यदि हमारी नीड डिक्रीज होती है तो नंबर ऑफ़ सर्विस रिसोर्स भी हमें डिक्रीज करना होता है। तो ये जो एजाइल इन्वायरमेंट है रिसोर्स से रिलेटेड, वो यदि हम क्लाउड सर्विस नहीं लेते हैं तो सपोज एग्जांपल मंत्रा में ऑनलाइन या फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन सेल होता है। तो जिस दिन सेल हुआ उस दिन नंबर ऑफ़ यूजर्स, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। और जब सेल नहीं होता है, नॉर्मल डे होती है, तो नंबर ऑफ़ यूजर्स या नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस जो है वो बैलेंस वे में रहता है। अब यदि सेल के टाइम फ्लिपकार्ट या मंत्रा क्लाउड सर्विस नहीं लेती है तो उसे नंबर ऑफ़ सर्वर बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ स्टोरेज बढ़ाना है, ट्रांजैक्शंस मैनेज करने के लिए उसे सर्वर और ज़्यादा अटैच करना होगा। तो अब जब सेल पीरियड एंड हो जाती है तो फिर अब जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस है या नंबर ऑफ़ यूज़र जो वेबसाइट पे आ रहे हैं वो फिर बैलेंस वे में आ रहे हैं। तो सेल पीरियड में उसने जो न्यू रिसोर्स परचेज हुआ, अब उस रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। और जो सेल है वो तो 365 डेज नहीं होता है। तो यदि मंत्रा या फ्लिपकार्ट क्लाउड सर्विस नहीं लेते हैं तो वहाँ पे उन्हें लॉस ये है कि जो वो रिसोर्स परचेज हुआ जिससे कि सेल टाइम में वो प्रॉपर सर्विस दे पाएँ, तो आफ्टर सेल पीरियड वो रिसोर्स अब यूजलेस है। और अब यदि उस रिसोर्स को आप सेल करना चाहें तो जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस प्रॉफिटेबल हमें नहीं मिलता है। पर यदि हम क्लाउड कंप्यूटिंग लेते हैं तो हमें पता है कि हमें सैटरडे या संडे में सेल लाना है इस मोबाइल में या फिर अदर्स प्रोडक्ट में। तो सैटरडे और संडे के लिए हमने अपना रिसोर्स ज़्यादा बढ़ा लिया और सैटरडे संडे के लिए ही हमने क्लाउड सर्विस लिया और उससे रिलेटेड पेमेंट किया। और फिर मंडे ऑनवर्ड्स हमने वो रिसोर्स जो परचेज हुआ था सेल पर्पस से, वो रिसोर्स मैंने रिलीज कर दिया। तो ये एडवांटेज हमें मिलती है इलास्टिसिटी के रूप में कि जब हम चाहें उतनी रिसोर्स लेते हैं और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो रिसोर्स हम रिलीज कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का मतलब ये है कि हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे नंबर ऑफ़ रिसोर्स, हंड्रेड्स ऑफ़ रिसोर्स अवेलेबल है। अब उस हंड्रेड्स ऑफ़ रिसोर्स जो अवेलेबल है उसे मल्टीपल क्लाइंट मतलब मल्टीपल यूजर अपने नीड के अनुसार एक्सेस करते हैं। मतलब एक स्विमिंग पूल समझिए, वहाँ पे रिसोर्स है और हमें जितनी रिसोर्स चाहिए हम वहाँ से लिए और जब उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हुआ तो फिर मैंने वो रिसोर्स रिलीज कर दिया। तो ये हुआ रिसोर्स पूलिंग। मेजर्ड सर्विस का मतलब है कि जो हमने क्लाउड सर्विस यूज होता है तो जो रिसोर्स लिए हैं उसका टाइम ड्यूरेशन, रिसोर्स से रिलेटेड प्राइस, यदि रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल है, यदि रिसोर्स मैंने यूटिलाइज़ किया 50% 60%, तो हमें अलार्म आ जाना चाहिए हमारे पास। मतलब ये कि जो सर्विस हम लिए हैं उस सर्विस की यूटिलाइजेशन से रिलेटेड जो स्टेप है वो हम मेजर कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन से रिलेटेड स्टेप मतलब
कि हाउ मच सर्विस वी यूज, हाउ मैनी टाइम पीरियड we utilize that services, how much percentage we consume the service, and further if we want to set a alarm that when we consume 60% of that service which I purchased, then we got a notification from the provider side. तो ये सभी एक्टिविटी जो आती है वो मेजर्ड सर्विस में आती है। तो क्लाउड सर्विस में जो हम कैरेक्टर समझे वो ये है, फर्स्ट ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मतलब ये कि जब हमें सर्विस चाहिए उस समय सर्विस हमारे पास अवेलेबल हो, और जो सर्विस हमारे पास अवेलेबल है उस वो उससे रिलेटेड सर्वर, उससे रिलेटेड स्टोरेज तो मैनेज करने की पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड यूजर को नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर साइड है। तो ये है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जब हमें सर्विस चाहिए उस समय वो सर्विस अवेलेबल हो, और जो यूजर है उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सर्वर कहाँ पे अवेलेबल है, सर्वर की सिक्योरिटी हाउ वी कैन डू इट, वेयर इज़ द स्टोरेज, इज एनी डाटा लॉस, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के साइड है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मतलब हम रिमोटली कहीं से भी ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लाउड सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कहीं किसी भी डिवाइस पे हम क्लाउड सर्विस यूज कर सकते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी मतलब ये कि जिस समय हमें सर्विस रिसोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है उस समय हम सर्विस रिसोर्स बढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड पेमेंट करते हैं, और जिस समय हमें सर्विस रिसोर्स नहीं चाहिए उस समय हम सर्विस रिसोर्स रिलीज भी कर देते हैं। तो ये रैपिड इलास्टिसिटी हुआ। रिसोर्स पुलिंग मतलब नंबर ऑफ क्लाइंट ए पार्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से या जो सर्विस रजिस्ट्री में सर्विस अवेलेबल है वहाँ से अपने नीड के अनुसार सर्विस लेते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन होती है, और जब नीड पूरी होती है सर्विस फिर रिलीज हो जाती है। मेजर्ड सर्विस मतलब जब हम सर्विस लिए तो सर्विस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स होता है, जैसे how much cost we have to pay, how many time we have to use that service, how much time we have to use that service, how much percentage we already utilize, is we need alarm. For example, if we use 30% of our purchased service then we got a alarm। तो ये सब जो है वो मेजर्ड सर्विस के अंदर आता है। तो ये हमारा क्लाउड कैरेक्टर हुआ।